की तरफ चढ़ता चला जा रहा था। महल ढलान से नीचे बने होने के कारण बाकी जगह से कटा कटा सा लगता था, लेकिन ढलान पार करते ही आबादी वाले क्षेत्र की तरफ बढ़ते ही सबसे पहले पड़ती थी मोंटी की चाय की दुकान, जहां बलविंदर अक्सर चाय पिया करता था। उसके बाद कतार से इधर उधर छोटी बड़ी दुकानें लगी रहती थीं। उसके बाद कस्बे का मुख्य बाजार आता था, जिसका नाम था पटेल बाजार। दिन के समय तो यहां काफी भीड़ होती थी, लेकिन शाम के 8 बजते ही सभी अपनी दुकानें बंद करके घर की तरफ चले जाते। इस प्रकार का दृश्य भी हर कस्बे में देखने को नहीं मिलता। सड़क के दोनों तरफ जंगल और झाड़, लेकिन साथ ही साथ कतारबद्ध दुकानें। बलविंदर के पिता सुरेंद्र की भी मिठाई की दुकान उन दुकानों के बीच मौजूद थी। वो दुकान औसत आकार की थी। कमाई ठीक ठाक हो जाती थी, जिसकी वजह से उन्होंने 2-3 लोग भी रख रखे थे। बलविंदर तेजी से दुकान में घुसा। चौखट पर ही एक भीमकाय शरीर वाला 45 वर्ष के आसपास का कोई व्यक्ति जलेबियां बना रहा था। उसका रंग थोड़ा दबा हुआ था। उसे देखकर बलविंदर ने हाथ हिलाते हुए कहा, क्या हाल अरविंद भाई? अरविंद ने उसकी तरफ देखकर पहले बुरा सा मुंह बनाया और उसके बाद हाथों से कुछ इशारा किया। वे इशारे गौर से देखकर बलविंदर बोला, अरे मैं सामान लाना भूल गया भाई। आज महल की तरफ गया था ना, वहां राजघराने के लोग आए हुए हैं। यह सुनकर अरविंद ने हाथ से विशेष मुद्रा बनाकर फिर से कुछ इशारे किए, जिन्हें भांपकर बलविंदर बोला, मुझे पता है कि पिताजी नाराज होंगे, लेकिन यह काम भी तो जरूरी है ना भाई। बलविंदर के 60 वर्षीय पिता अंदर से आते हुए बोले, हाँ, तेरे ही तो सारे काम जरूरी हैं, हम तो बेकार में ही दुकान के चक्कर में घिस रहे हैं। सुरेंद्र ने सादा कुर्ता पजामा पहन रखा था। सर के बाल काफी हद तक सफेद थे, लेकिन उसके अलावा चेहरे को एकदम क्लीन शेव कर रखा था। उन्हें देखकर बलविंदर हकलाता हुआ बोला, अरे ऐसा नहीं पिताजी, मैं तो बस ये कह रहा था कि मुझे नहीं जानना कि तू क्या कह रहा था। गोल गोल बातें बनाने में माहिर है वैसे भी। ये बेचारा अरविंद बेजुबान होते हुए भी तुझसे ज्यादा काम में आता है मेरे। बलविंदर पिता की डांट सुनकर धीरे से बोला, अब मेरा काम ही इतना भागदौड़ वाला है, कुछ बातें निकल जाती हैं दिमाग से। अरे काहे सुबह सुबह जवान लड़के को डांट रहे अरोड़ा साहब? आप लोगों को दूसरी समस्याओं पर फोकस करना चाहिए, जैसे आप में से कौन इस बार दुकान का किराया देगा मुझे। यह आवाज सुनते ही बलविंदर और सुरेंद्र की नजर एक साथ उसी दिशा में गई, जहां एक काली जैकेट और काला चश्मा पहने दुबला सा 20 वर्षीय युवक अपने 3-4 तगड़े चेलों के साथ खड़ा हुआ था। उसका कद कुछ 5 फीट 2 इंच के आसपास था और उसके पतले से चेहरे पर चश्मा भी काफी बड़ा और बेढंगा सा लग रहा था। वो चश्मा उसकी नुकीली नाक पर बस किसी तरह से टिका हुआ था। उस युवक को भी पता था कि चलते फिरते समय चश्मे का संतुलन नहीं बन पाएगा, इसलिए उसने तुरंत किसी फिल्मी हीरो की तरह चश्मे को आंखों से उतारा और जैकेट से पोंछते हुए बलविंदर के पास आकर बोला, भूरा भैया का आदेश है कि इस बार वसूली थोड़ी जल्दी होगी। माफ कीजिएगा टीकम भाई, लेकिन इस बार इतनी जल्दी क्यों है? हमेशा तो हम लोग महीने के अंत में किराया दे ही देते हैं ना आपको। बलविंदर ने डरते डरते पूछा। टीकम नामक युवक बलविंदर को ऊपर से नीचे तक गौर से देखते हुए बोला, वो क्या है ना बिल्लू भाई, भूरा भैया से हमने इस बारे में कुछ ज्यादा पूछा नहीं, तो आपके लिए भी यही बढ़िया होगा कि ज्यादा कुछ मत पूछो। क्यों बेकार में ही बात बढ़ाना चाहते हो? बलविंदर और सुरेंद्र की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। यह डर टीकम के कारण नहीं, बल्कि भूरा भैया की जिक्र की वजह से था। उसने तुरंत काले बैग की जिप खोली और 2-2 हजार के 6 नोट टीकम के हाथ में बेमन से पकड़ाते हुए कहा, ये लो भाई, इस महीने का किराया। यह हुई ना कुछ बात? टीकम ने खुश होते हुए बोला, भूरा भैया से बोलेंगे कि अगली बार से तुमसे थोड़ी कम वसूली लें।
तुम बहुत टाइम से पैसा देते हो बे। अच्छा वैसे एक बात बताओ, ये बात सच है जो हम सुन रहे हैं, राजघराने के लोग वापस आ गए हैं क्या? बलविंदर चाहता था कि टीकम जल्द से जल्द वहां से निकले, लेकिन वो तो जैसे चिपक ही गया था। इसलिए उसने खींचते हुए कहा, हाँ भाई, उन्हें महल को बेचना है, इसलिए पूरी फैमिली वापस आई है। टीकम ने कुछ सोचकर पूछा, पूरी फैमिली? इसका मतलब वीणा सिंह भी वापस आएंगी क्या? टीकम का सवाल सुनकर बलविंदर का माथा ठनका। उसने पूछा, उनके बारे में तो पता नहीं, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो? अरे तुम्हें नहीं पता क्या? टीकम ने धीमी आवाज से कहा, वीणा सिंह और हमारे भूरा भैया की हिस्ट्री है थोड़ी। भूरा भैया बेनतहा प्यार करते थे उनसे, लेकिन वो किसी और के साथ भाग गई। उस दिन दिल टूट गया था भूरा भैया का। आज तक वो ये बात भुला नहीं पाए हैं। ये बात सुनकर बलविंदर भी थोड़ा सा हैरान हुआ। वो बोला, महल में तो मैंने उन्हें नहीं देखा, शायद वो नहीं आई। अच्छा, बड़ी अजीब बात है। प्रॉपर्टी का पैसा नहीं चाहिए क्या उनको? अब ये तो पता नहीं भाई, क्या पता कोई पारिवारिक क्लेश हो। अब तो छोटे मोटे ब्रोकर आदमी हैं जिसका काम है डील फाइनल करवाना। हमें इन सब चीजों के बारे में भला क्या पता। तुम्हारी बात भी सही है, तुम्हें भला कैसे पता होगा? इसके बाद टीकम ने पीछे बैठे अरविंद की तरफ देखा, जिसे इस तनावपूर्ण माहौल से कोई मतलब नहीं था। वो बेफिक्री से जलेबियां बना रहा था। टीकम ने उससे कहा, ओ अरविंद भाई, अभी बाकी दुकानों से वसूली करके आ रहे हैं, तब तक ताजा ताजा जलेबी रेडी करके रखना। भूरा भैया को बहुत पसंद है तुम्हारे हाथ की जलेबियां, पैक करवा के ले जाएंगे। अरविंद ने उसे एक झलक देखकर बुरा सा मुंह बनाया और फिर वापस अपने काम में लग गया। टीकम वसूली करने दूसरी दुकानों की तरफ चला गया। उसके जाते ही सुरेंद्र ने गुस्से से कहा, इन गुंडों ने तो जीना हराम कर रखा है, इनको अपने मेहनत की कमाई क्यों दें हम? बलविंदर बोला, अरे थोड़ी शांति रखिए, अभी ज्यादा दूर नहीं गए हैं वो लोग, लौट कर आ जाएंगे तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। वैसे ये बात आपको अच्छे से पता है कि इस पूरे क्षेत्र में भूरा भैया के खिलाफ तो पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। हमें अगर अपनी दुकान पटेल बाजार में बनाए रखनी है तो उन्हें हफ्ता तो देना ही पड़ेगा। दिल्ली। उस पतली सकरी सी गली में एक कतार से सड़क के बीच में बाइक और स्कूटर खड़े हुए थे, लेकिन उससे पैदल चलने वालों की सेहत पर कोई असर नहीं था। चांदनी चौक का पूरा इलाका इसी तरह से अजीबोगरीब दृश्यों से भरा हुआ था। कहीं ठेले पर 100-200 रुपए के भाव में 32 जीबी वाली पेन ड्राइव बिक रही थी, तो कहीं किसी चोरी की मशीन के अलग अलग पुर्जे खुले हुए पड़े थे। इन सब के बीचों बीच एक मोटा सा अधेड़ उम्र का व्यक्ति चौराहे पर खड़ा इधर उधर देख रहा था। उसके बाल बेतरतीब तरीके से बिखरे हुए थे। वो इधर उधर देखता हुआ कई बार अंगड़ाई ले चुका था। 2-3 23-24 साल के युवक नजर बचाकर उस तक पहुंचे। उनमें से एक ने उस व्यक्ति से पूछा, मोहन भगत आप ही हो ना? उस व्यक्ति ने उनको एक नजर घूर कर धीमी आवाज में कहा, यूपीएससी प्रीलिम्स के एक पेपर का 60,000 लूंगा, क्योंकि इन्हें निकलवाने में मेहनत और जोखिम दोनों लगता है। इसलिए अब अगर पैसा हो तो आगे बात करो, नहीं तो यहां से भाग लो, कोई मोल भाव नहीं होगा। उनमें से एक ने कहा, पैसे तो पूरे हैं भैया, लेकिन पेपर कैसे दोगे आप हमें? यहीं चौराहे पर दोगे क्या? भगत ने मुस्कुराकर कहा, पैसा है तो चुपचाप मेरे पीछे आओ, इधर उधर मत देखना और स्पीड मेरे बराबर रखना। उन सब ने सिर हिला दिया। भगत आगे आगे उन्हें सकरी गली से सबसे अंतिम छोर पर बने मकान की तरफ ले जाने लगा। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। सिर्फ से ताला लगा हुआ था। तब भगत ने ताला खोलते वक्त उन लोगों से कहा, तुम लोगों का तो ये तीसरा चौथा अटेम्प्ट होगा ना? पीछे खड़े एक युवक ने हैरानी से पूछा, आपको कैसे पता भैया? वो मंद मंद मुस्कुराते हुए बोला,
अक्सर तीसरी चौथी कोशिश में जब लोग प्री भी नहीं निकल पाते तो मेरे पास ही आते हैं। वैसे आप ये सब काम कब से कर रहे हो? 4-5 साल तो हो गए। 4-5 साल तो हो गए। वैसे तुम लोगों को इससे क्या, पेपर लो और चुपचाप निकलो। इतना कहकर भगत अंदर गया। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आया तो उसके हाथ में फोन के खांचे में लगने वाला छोटा सा एसडी कार्ड था। उसने वो मेमोरी कार्ड उन युवकों को दिखाते हुए कहा, इसमें एक फोल्डर है जिसमें इस साल आने वाले 4 सेट मौजूद हैं। अभी तुमसे सिर्फ 60,000 ले रहा हूं, लेकिन आगे मेंस के पेपर के लिए और ज्यादा पैसे लगेंगे। एक युवक ने हाथ बढ़ाकर उसके हाथ से चिप लेते हुए कहा, वैसे भैया हम कैसे मान लें कि आप हमें सही पेपर बेच रहे हो? ये धोखा हुआ तो हमारा फिर से 1 साल खराब हो जाएगा। भगत उसके हाथ से कार्ड को झटकते हुए कहा, मैं यहां तुम लोगों को सफाई देने नहीं बैठा। पेपर लेना हो तो लो, वरना चलते बनो। 4-5 साल से किसी ने शिकायत नहीं करी मेरी सर्विस की। वही युवक फिर से मुस्कुराकर बोला, अरे आप तो नाराज हो गए भैया, पेपर तो हम लेकर रहेंगे, या तो आपकी मर्जी से या फिर जबरदस्ती। उसका इतना सा ही कहना था कि उसके बगल में खड़े दूसरे युवक ने जींस में खोसी हुई गन बाहर निकाल ली और भगत की तरफ तान दी। वह उनकी इस अप्रत्याशित हरकत से बुरी तरह चौंक गया था। उसने कहा, तुम लोग स्टूडेंट नहीं हो? कौन हो तुम? उसी युवक जिसने मेमोरी कार्ड हाथ में लिया था बोला, बाकी सब तो पुलिस वाले हैं और मैं वो एथिकल हैकर हूं जिसने तुम्हारा पता लगाया है। पिछले 3-4 साल से लगातार कुछ ना कुछ पेपर लीक हो रहे थे, जिसकी वजह से इस बार एग्जाम कंट्रोलर के लैपटॉप पर सारे सेट्स को सुरक्षित रखा गया था। लेकिन ना जाने ये खबर तुम तक कैसे पहुंच गई और एक स्पैम लिंक भेजकर तुम लोगों ने लैपटॉप को ही हैक कर लिया, जिसके बाद पासवर्ड द्वारा सुरक्षित की गई फाइल्स पर हाथ मारना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन लगता है कि हैकिंग की दुनिया में तुम्हारे पैर ठीक से जमे नहीं हैं, वरना आईपी एड्रेस की मदद से तुम्हें ट्रैक करना इतना आसान ना होता। पुलिस को मैंने तुम्हारा नाम दिया तो उन्होंने तुम्हारी पूरी कुंडली ही निकाल ली। हमें पता चला कि एग्जाम के मौसम में अक्सर 4-5 बजे के वक्त तुम यहीं चौराहे पर घूमते दिखते हो और लोग तुमसे मिलने आते हैं। तुम्हारी फोटो और एड्रेस तो पुलिस ने निकाल ही लिए थे, बस फिर क्या था, हम लोग भी भेस बदल कर आ गए तुम्हारे दर्शन करने। भगत गुस्से में उस युवक पर झपटा, लेकिन पुलिस वालों ने उसे पकड़कर दीवार से सटा दिया। वो चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी वर्दी उतर जाएगी पुलिसियों, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि इस पूरे रैकेट में किस तरह के लोग शामिल हैं। एक पुलिस वाले ने दांत भींच कर कहा, चाहे जो भी लोग शामिल हों, वे भी कभी ना कभी हाथ आएंगे ही। दूसरे पुलिस वाले ने अपने साथी युवक से कहा, वेल डन नक्षत, तुम्हारी वजह से इस रैकेट का एक इतना जरूरी आदमी हमारे हाथ लगा। तुम्हारी हैकिंग स्किल्स की दाद देनी पड़ेगी। अक्षत मुस्कुराते हुए बोला, अब इतनी तारीफ करने की भी जरूरत नहीं, मैंने बस वो काम किया जिसके मुझे पैसे मिलते हैं, वरना ये एक पेपर लीक करे या 10 मुझे क्या मतलब। ये सुनकर पुलिस वाला हंस दिया। अक्षत अंगड़ाई लेकर बोला, अच्छा तुम लोग कंट्रोल रूम फोन करके इसकी खबर दे देना, मैं चलता हूं। अरे तुम कहां चल दिए? अक्षत अंगड़ाई लेकर बोला, मैं थोड़े दिन शहर से बाहर रहूंगा, थोड़े दिन तो छुट्टी लेने दो यार। हाँ सही है, वैसे जा कहां रहे हो तुम? कन्नौज के पास कोई कस्बा है, सकारी करके, वहीं जाना है। इतना कहकर अक्षत अपने घर की तरफ बढ़ चला। दरिबा कला में सभी मकान एक दूसरे से सटाकर बनाए गए थे। ऐसे ही 1-2 मंजिला मकान के नीचे वाले फ्लोर पर रहता था मालवीय परिवार। 51 वर्षीय आशुतोष मालवीय तौलिए से सर पोंछते हुए जल्दी जल्दी बाथरूम से बाहर निकला। बालकनी में तौलिया सुखाने के लिए डालते हुए वो थोड़ी तेज आवाज में चिल्लाया, वीणा, चाय तैयार हुई? वीणा ने किचन से ही आवाज दी, हो गई, अभी लेकर आती हूं। तौलिया बालकनी में डालने के बाद आशुतोष वापस छोटे से हॉल नुमा कमरे में सोफे पर आकर बैठ गया। वीणा किचन से बाहर निकली। वे एक साधारण सी ढीली ढाली मैक्सी में थी। बालों को गूंथ कर पीछे जूड़ा बना रखा था। आमतौर पर
दिल्ली के मध्यम वर्गीय परिवार की महिलाएं घर में इसी वेशभूषा में रहती हैं। वो ट्रे में 2 कप चाय लाकर और टेबल पर रखते हुए बोली, आपके प्रमोशन का क्या हुआ? कंपनी से बात की आपने? आशुतोष अपना कप उठाते हुए बोले, अभी तो कोई आसार नजर नहीं आ रहे। अच्छा है कि अब अक्षत भी कमाने लगा है। सुना है कि एथिकल हैकर को कंपनियां अच्छी सैलरी पर रख लेती हैं। वीणा भी अपना कप लेकर सोफे पर बैठती हुई बोली, हाँ, लेकिन उसका मन एक जगह लगना भी तो चाहिए। जब तक एक जगह नहीं टिकेगा तब तक कमाएगा कैसे? अच्छा नागरिक बनकर पुलिस की मदद करने का क्या मतलब, जब उस काम का पैसा ही ना मिले? कम से कम साइबर सेल ही ज्वाइन कर ले, कहीं तो परमानेंट टिक जाए। उफ, अभी बच्चा जवान है वीणा। काम को लेकर एक्सपेरिमेंट करने की यही तो उम्र होती है, वरना क्या बूढ़ा होने पर करेगा ये सब। वैसे तुम्हें उसके कैरियर को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे और तुम्हें दोनों को ही पता है कि वह कितना महत्वाकांक्षी है। वीणा की आंखों में हल्के से निराशा के भाव आ गए थे। वो बोली, मुझे बस कभी कभी चिंता होने लगती है कि कहीं हम हमेशा इस किराए के मकान में ही ना रह जाएं। तभी दरवाजे की घंटी बजी। वीणा ने चाय का कप रखा और तुरंत जाकर दरवाजा खोला। सामने थका हारा अक्षत खड़ा हुआ था। उसे देखकर वीणा मुस्कुराते हुए बोली, अरे तू आ गया बेटा, तेरे लिए भी चाय बना दूं क्या? नहीं मम्मी, अभी चाय नहीं। अक्षत अंदर आते हुए बोला, अभी तो मुझे पैकिंग करनी है। यह सुनते ही वीणा का चेहरा उतर गया। वो दबी आवाज में बोली, ठीक है, तू भी जाकर महल देखा। मैं तो अब शायद कभी वापस ना जा पाऊं, लेकिन तुझे वो जगह देखनी चाहिए जो हमारे पूर्वजों के गौरव से जुड़ी है। अपने कमरे की तरफ बढ़ता अक्षत एकदम से रुका और मुड़कर बोला, किस गौरव की बात कर रही हो मां? आपके भाई लोग बेच रहे हैं उस जगह को। मुझे वैसे भी मतलब नहीं है कि उस जगह का ऐतिहासिक महत्व क्या है। बस वो इतने पैसे में बिक जाए कि हम लोग अपने हिस्से के पैसे से एक अच्छी जिंदगी जी सकें। सबसे पहले तो इस सड़ी हुई जगह को छोड़कर किसी अच्छी जगह जाना है। खुद का घर भी ले सकते हैं। अक्षत की बात सुनकर वीणा ने कहा, ऐसा मत बोल बेटा, अगर वो मेरे भाई हैं तो तेरे भी मामा हुए ना। उन सबसे अच्छे से बातें करना और ऐसा कुछ मत कहना जिससे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। तू वैसे भी बहुत मुंहफट है, इसलिए कब क्या बोल दे मुझे यही डर लगा रहता है। सोफे पे बैठे आशुतोष ने कहा, हाँ, बहुत बढ़िया भाई हैं तुम्हारे। अपनी पसंद के लड़के से शादी क्या कर ली, सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए। वीणा आशुतोष की तरफ देखकर बोली, शायद आप भूल रहे हैं कि हम लोग पूरे परिवार के मुंह पर कालिक पोत कर भागे थे। राज परिवार की मर्यादा का ख्याल न रखने का कुछ तो खामियाजा भुगतना ही था। तुम अब भी उनकी तरफदारी करोगी वीणा? भूल गई जब हम तुम्हारे पिताजी के अंतिम संस्कार पर गए थे, कैसे जलील करके निकाल दिया था हमें महल से। मम्मी भूल सकती हैं लेकिन मैं नहीं भूला। अक्षत बोला, मुझे अगर उनसे लगाव नहीं है तो ये मेरी गलती नहीं है। मैं बस वहां इसलिए जा रहा हूं ताकि महल को बेचने पर जो पैसा मिले उस पर हमारा हक ना मारा जाए। अब जल्दी से सामान पैक कर लेता हूं, सुबह ट्रेन से जल्दी ही निकलना होगा। दिल्ली से कन्नौज 6 घंटे का सफर है। इतना कहकर अक्षत अपने कमरे में घुस गया। रात के 8 बज चुके थे। जो पटेल बाजार दिन में भीड़ भाड़ वाला लग रहा था, अब वहां इक्का दुक्का दुकानदार ही नजर आ रहे थे जो जल्दी जल्दी अपनी दुकानें बंद करके घर की तरफ जा रहे थे। मोंटी चाय वाले ने भी अपनी दुकान पर ताला लगा दिया था। अब बस दूर कहीं यहां वहां कुत्ते के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। आसमान में पूरा चांद निकला हुआ था। उसकी दूधिया रोशनी में महल के परिसर के साथ साथ आसपास का जंगली इलाका भी नहाया हुआ था। तेज हवा के कारण पेड़ बुरी तरह से हिल रहे थे और अजीब सी सरसराहट की आवाज आ रही थी। बंसी ने 4-5 रसोइयों को काम पर लगवाकर सभी लोगों के लिए बढ़िया खाने का इंतजाम करवाया। सभी हॉल में एक लंबी सी मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए थे, अलग अलग पकवानों का स्वाद ले रहे थे। जिस मेज पर
खाने की थालियां सजाकर रखी हुई थीं। उसके दोनों सिरे कुछ ज्यादा ही दूर दूर थे। एक ओर अमर बैठा था तो दूसरी तरफ विक्रम। बाकी लोग भी मेज के इर्द गिर्द ही बैठे थे। विशाल और कनिका इतनी लंबी मेज को देखकर हंसी दबाकर चुपचाप खाना खा रहे थे। लेकिन इतने घोर सन्नाटे में जहां सिर्फ कांटे चम्मच की प्लेट से टकराने की आवाज आ रही हो, वहां हल्की सी हंसी भी तेज सुनाई देती है। जब उनकी हल्की हल्की खिलखिलाहट की आवाज अमर के कानों में पड़ी तो उसने कहा, क्या पूछ सकता हूं, इतनी हंसी क्यों आ रही है तुम दोनों को? विशाल मुस्कुराते हुए बोला, कुछ नहीं पापा, मैं बस यह सोच रहा था कि राजा लोगों को इतनी बड़ी टेबल की जरूरत क्यों पड़ती थी। वो लोग खाना कमरे में मंगाकर भी तो खा सकते थे, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? उसका सवाल सुनकर कनिका की भी हंसी हल्की सी छूट गई। अमर ने विशाल की तरफ देखकर कहा, बात यह है कि पुराने जमाने में लोग संयुक्त परिवार में रहते थे और माहौल आज की तरह नहीं था कि हर कोई खाना लेकर अपने कमरे में घुस गया। बाकायदा हॉल में आकर खाना खाना पड़ता था। जब तक हम यहां हैं तब तक हम भी बाकायदा टेबल पर ही खाना खाएंगे, भले ही यह बात तुम लोगों को कितनी भी मजाकिया क्यों ना लगे। यह सुनकर विशाल और कनिका की खिलखिलाहट एक साथ रुक गई। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग सिर्फ 6। विक्रम ने अमर की बातें सुनकर हंसते हुए कहा, ये सब बातें आज के बच्चों को कहां पता होती हैं भैया। सब जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में आ चुके हैं, जहां खाना डाइनिंग रूम में खाया जाए या कमरे में, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे वक्त पर तो पिताजी इतने सख्त थे कि मजाल किसी की जो कमरे में खाना ले जाए। इस बातचीत से विशाल थोड़ा असहज होकर प्लेट एक तरफ सरकाते हुए बोला, मेरा खाना तो हो गया, थोड़ा टहल लिया जाए जिससे खाना पच जाए। क्या कहते हो माधव? आइडिया अच्छा है, माधव खुश होते हुए बोला। ठीक है जाओ, अमर ने कहा, लेकिन यहीं आसपास ही रहना, महल का परिसर अपने आप में ही बहुत बड़ा है। अमर की स्वीकृति मिलते ही कनिका, विशाल और माधव तीनों ही वहां से तेजी से गायब हो गए। अमर ने सूजी का हलवा खाते हुए वहीं पास में खड़े बंसी की तरफ देखकर कहा, खाना बहुत अच्छा बनाया है काका, ये लोकल लोग तो कमाल के रसोइये हैं। बंसी ने खुश होते हुए कहा, सारा खाना नंदू और उसकी बीवी ने बनाया है, मैं उन तक ये बात पहुंचा दूंगा। विक्रम हैरानी जताते हुए बोला, पहुंचा देंगे? मतलब वो अभी यहां नहीं है? बंसी थोड़ा सकुचाते हुए बोला, वो दरअसल बात यह है कि कोई भी रात के वक्त महल में रुकना पसंद नहीं करता। वे लोग खाना परोस कर बाहर बने अपने सर्वेंट क्वार्टर में जा चुके हैं। सावित्री हैरान होते हुए बोली, अरे कमाल है, भूतों की अफवाहें इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गईं? ससुर जी की मौत के बाद से ही यह सब नाटक शुरू हुआ है, उससे पहले ऐसा तो कुछ था नहीं। तुम लोग तो यहां एक हफ्ते से हो विक्रम और शालिनी, तुम्हें कहीं भूत नजर आया क्या? यह सवाल सुनते ही विक्रम और शालिनी ने एक दूसरे को अजीब नजरों से घूरा और फिर शालिनी ने सावित्री की तरफ देखकर कहा, लेकिन दीदी, हम लोग भी आज ही इस महल में शिफ्ट हुए हैं, उससे पहले तो हम पास के एक होटल में रह रहे थे। अमर हलवा खाते हुए एकदम से रुक गया और विक्रम की तरफ देखकर पूछा, क्या मतलब? हमें तो यही लग रहा था कि तुम लोग एक हफ्ते से महल में ही रुके हो। विक्रम ने खाना खत्म करते हुए जवाब दिया, अरे नहीं भैया, इतने बड़े महल में कहां हम लोग अकेले रुकते। मैं पूरा दिन यहां रहकर लिपाई पुताई का काम देखता और रात के वक्त होटल लौट जाता। हम लोगों ने यह तय किया था कि जब तक आप लोग नहीं आ जाते, रात के वक्त इतने बड़े महल में नहीं रुकेंगे। अमर ने माथे को हल्के से खुजाते हुए कहा, इसका मतलब महल में ये तुम लोगों की भी पहली रात है? जी भैया। इतना कहकर विक्रम उठ गया और हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन की तरफ चला गया, जो पीछे वाले बाथरूम में ही बना था। उधर विशाल, कनिका और माधव टहलते टहलते दूसरे फ्लोर तक पहुंच चुके थे। कनिका फोन पर जल्दी जल्दी उंगलियां चलाकर कुछ टाइप कर रही थी और मुस्कुरा रही थी। यह देख पीछे चलता विशाल बोला,
मुझे बोलती है कि मोबाइल गेम्स में घुसा रहता हूं, और खुद को देखो कैसे आशिकी का भूत सवार है सिर पर। कनिका हल्का सा पलट कर बोली, जस्ट शट अप, ओके? मैं एक फ्रेंड से बात कर रही थी। हाँ, काफी क्लोज फ्रेंड लगता है, विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो उसके चेहरे पर चिढ़ के भाव आ गए। वो भौहें चढ़ाकर बोली, जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस। अपने काम से काम नहीं रख सकते तुम? विशाल उसकी बात को नजरअंदाज करके इधर उधर देखकर बोला, यहां इतना सन्नाटा है तो तीसरे फ्लोर पर क्या होगा? कनिका ने हल्के से मुस्कुराकर पूछा, चलकर देखें क्या? माधव थोड़ा डरते हुए बोला, पर बंसी काका ने ऊपर जाने से मना किया था। विशाल उपेक्षा से माधव की तरफ देखता हुआ बोला, अब तुम एक नौकर की बात को इतनी अहमियत दोगे? एक बार चलकर देखते हैं ना कि क्या है वहां। कनिका माधव का साथ देते हुए बोली, रहने देते हैं ना विशाल, अगर बंसी काका ने बोला है तो जरूर कोई बात होगी। यह सुनकर विशाल ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़ते हुए बोला, अब तो मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई है कि ऊपर ऐसा है क्या? तुम लोग तो ऐसे डर रहे हो जैसे सचमुच कोई भूत मिल जाएगा हमें इस जगह। इतना कहकर विशाल सीढ़ियों से ऊपर की तरफ बढ़ गया। विशाल, एक मिनट रुको तो सही। कनिका और माधव को भी विशाल की जिद के चलते तीसरे फ्लोर की ओर जाने वाली सीढ़ियों तक बढ़ना पड़ा। महल में बिजली की व्यवस्था बहुत पहले से ही कर दी गई थी। जगह जगह दीवारों पे लगे टंगस्टन फिलामेंट वाले बल्ब इस बात का सबूत थे, जिसकी वजह से महल रात में भी जगमगा रहा था। अंदर से आते इस पीले प्रकाश की वजह से रात के वक्त इसकी खूबसूरती और भी बढ़ गई थी। जहां पूरा महल प्रकाश से जगमगा रहा था, वहीं तीसरे फ्लोर तक आते आते घुप अंधकार का साम्राज्य शुरू हो जाता था। यह बात विशाल को तब समझ में आई जब वो सीढ़ियों पे चढ़कर तीसरे फ्लोर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दुर्भाग्यवश पहुंच नहीं पाया, क्योंकि सीढ़ियों के खत्म होते ही जहां से लॉबी शुरू होती थी, वहां पर किसी ने छोटा सा लोहे का गेट बनवा दिया था, जो कि दीवार से लगा हुआ था। उस गेट पर ताला लगा हुआ था, जिसे खोले बिना तीसरे फ्लोर की लॉबी में प्रवेश करना असंभव था। विशाल ने सलाखों से ही आगे झांकने की कोशिश की, लेकिन लॉबी में इतना गहन अंधेरा था कि हाथ को हाथ तक सुझाई नहीं दे सकता था। यह बहुत ही दिलचस्प बात थी, क्योंकि जहां सीढ़ी से उतरते ही दूसरी मंजिल पर प्रकाश था, वहीं सीढ़ियां चढ़कर तीसरे फ्लोर तक आने में प्रकाश का अस्तित्व ही खत्म होता जा रहा था। उसने लोहे की सलाखों से अंदर हाथ डालने की कोशिश की। उसकी उंगलियों ने जो महसूस किया, उसकी वजह से वो थोड़ा चौंक गया था। लोहे के गेट के जिस तरफ वो खड़ा था, वहां का तापमान सामान्य था, जबकि दूसरी तरफ का तापमान काफी कम था। उसने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कर ली और एक बार फिर लोहे की सलाखों के भीतर फ्लैश की रोशनी इधर उधर मार उस जगह को ठीक से देखने की कोशिश करने लगा। सीमित रोशनी उस गुप्त अंधकार में कोई खास मदद तो नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसे यहां वहां दीवारों पर कुछ धूल जमी तस्वीरें दिखीं। ज्यादा टटोलने से उसे यह भी महसूस हुआ कि दीवार पर प्राचीन समय की ढाल टंगी हुई थी। उसमें 2 तलवारें क्रॉस शेप में सुनियोजित तरीके से कैद थीं, लेकिन धूल की मोटी परत जमी होने के कारण ये अस्त्र उतने खूबसूरत नहीं लग रहे थे। वो अंधेरे में जहां तहां झांकने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी एकदम से सन्नाटे को चीरती उसकी कानों में एक अजीब सी आवाज गूंजी। इस अजीब सी सरसराहट को कानों के पास महसूस करते ही
विशाल एकदम से लोहे की उन सलाखों के पीछे से हट गया। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ जमा दिया था। वो बुरी तरह से चीखा, आ! उसके साथ साथ कनिका के चीखने की भी आवाज गूंजी, जिसने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया था। उन दोनों को चीखते देखकर माधव की भी चीख निकल गई। वो तुरंत उल्टे पांव नीचे की तरफ भागा। विशाल कनिका को देखकर हाफते हुए बोला, तुम आवाज नहीं दे सकती थी क्या? बेकार में इतनी बुरी तरह से डरा दिया। कनिका ने जवाब दिया, अरे मुझे क्या पता था कि तुम इतनी बुरी तरह से चीखोगे। माधव बेचारा डर के नीचे भाग गया, अब उसको डराने का इल्जाम भी हम पे लगेगा। और कंधे पे हाथ रखा तो रखा, लेकिन कान के पास ऐसी अजीब सी आवाज निकालने की क्या जरूरत थी? कौन सी आवाज? पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हें तीसरे फ्लोर पर जाने से रोकने के लिए आई थी। मैं भला तुमको डराने की कोशिश क्यों करूंगी? यह सुनकर विशाल का माथा एकदम से ठनका। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर तुम नहीं थी तो फिर? कनिका ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसका ध्यान भी उस लोहे के गेट पर चला गया। उसने भौहें तान कर पूछा, कमाल है, इस कॉरिडोर को ब्लॉक क्यों कर रखा है? यहां लाइट का भी कोई अरेंजमेंट नहीं है। विशाल ने कंधे उचकाकर कहा, मुझे क्या पता, चलकर बंसी काका से पूछना। तभी उन्हें नीचे से अमर की आवाज आई, विशाल, कनिका, तुरंत नीचे आओ। अमर की आवाज सुनकर दोनों बिना देर किए वहां से चले गए और तुरंत सीढ़ियां उतरकर नीचे की तरफ बढ़ने लगे। नीचे हॉल में पहुंचकर उन्होंने देखा कि डरा हुआ माधव विक्रम से लिपटा हुआ था। बाकी सभी लोग भी हॉल में ही खड़े थे। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए